सबसे पहले इसका एक बैकग्राउंड जानना जरूरी है कि उत्तरी दक्षिणी कोरिया का बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, हाल ही में जो घटनाक्रम हुआ है उससे पहले क्या जानना पड़ेगा, बैकग्राउंड। 1910 से लेकर 1945 के बीच में जो कोरिया था उस पर किसका कब्जा था, जापान का। ठीक है, 1910 से लेकर 1945 का जो टाइम था उसके बीच में कोरिया पर किसका कब्जा था, जापान का। अब सिचुएशन क्या हुई कि वो टाइम था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, है ना, और द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होते समय जापान पराजित राष्ट्रों में था कि नहीं था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो जापान किन राष्ट्रों के अंदर था, पराजित राष्ट्रों में। और यहीं से एक और घटनाक्रम आपको समझना है कि इसी दौरान विश्व दो ध्रुवों में बट गया। एक ध्रुव था यूएसएसआर का, एक ध्रुव था संयुक्त राज्य अमेरिका का। सोवियत संघ का गुट जो था वो साम्यवादी गुट था, और जो आपको गुट देखने को मिलता है संयुक्त राज्य अमेरिका का, वो एक पूंजीवादी गुट था। तो साम्यवाद और पूंजीवाद विश्व दो गुटों में बट गया, और कोरिया पर 1910 से लेकर 1945 तक किसका कब्जा था, जापान का कब्जा था। जब दो गुटों में बट गया और जापान पराजित राष्ट्रों के अंदर था, तो जीतने वाले राष्ट्रों ने एक प्रकार से एक सेटलमेंट किया, और उन्होंने कहा कि कोरिया के विभिन्न इलाकों में किन किन जीते हुए राष्ट्रों का कब्जा रहेगा। ठीक है, कोरिया के विभिन्न इलाकों में जीते हुए राष्ट्रों का कब्जा कैसे कैसे बनेगा। हालांकि हुआ ये कि जब जीते हुए राष्ट्र अपना कब्जा लेते उससे पहले ही कोरिया पर हमला कर दिया सोवियत संघ ने, और उसके उत्तरी भाग पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया। कोरिया पर हमला किसने कर दिया, सोवियत संघ ने, और उसके उत्तरी भाग पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया। इधर अमेरिका ने उसके दक्षिणी भाग पर कब्जा स्थापित कर लिया, और दोनों देशों के बीच में ये जो आप देखते हो क्या, 38वीं समानांतर रेखा, 8th पैरेलल लाइन, ये नॉर्थ कोरिया आपको अगर रेड से दिख रहा है तो उसका रीजन क्या है, ये सोवियत संघ के वर्चस्व वाला क्षेत्र बन गया। और जो साउथ कोरिया है वो आपको ग्रीन से दिख रहा है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्चस्व वाला क्षेत्र बन गया। बैकग्राउंड क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो बैकग्राउंड ये है कि उत्तरी कोरिया पर किसका कब्जा, सोवियत संघ का, और दक्षिणी कोरिया पर किसका कब्जा, संयुक्त राज्य अमेरिका का। और 38वीं पैरेलल लाइन जो है वो 38वीं पैरेलल लाइन इन दोनों को बांटती है। ठीक है, तो इस तरह से दो अलग अलग देश बने। 1948 में एक कोरिया गणराज्य बना, ठीक है, दक्षिण कोरिया, और एक डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, कोरिया गणराज्य के दो पार्ट बन गए 1948 में। एक का नाम रखा गया, एक का नाम रहा कोरिया गणराज्य, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, और ये है साउथ कोरिया, और एक है डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ये है उत्तरी कोरिया। अब हुआ ये कि 1950 में 1948 में ये सीन बन गया, लेकिन ये लंबे समय तक रहने वाला नहीं था ना भाई। क्यों, क्योंकि इधर शीत युद्ध था, उत्तरी कोरिया में यूएसएसआर का कब्जा हो, दक्षिणी कोरिया में अगर यूएसए का कब्जा हो, तो दोनों देश चाहेंगे कि कहीं ना कहीं जो है वो एक दूसरे पर हमला करके पूरे का पूरे कोरिया को अपना बनाए। ठीक है, और ये हुआ भी कि यूएसएसआर ने जब उत्तरी कोरिया के अधिकांश हिस्सों पर कब्जा कर लिया तो जवाबी कार्यवाही किसने की, अमेरिका ने भी की। और अमेरिकी जो सेना थी, चीन ने किसका समर्थन किया, यूएसएसआर का समर्थन किया, और यहां पर अमेरिकी सेना और यूएसएसआर की सेना के मध्य कोरिया पर वर्चस्व स्थापित करने के लिए युद्ध आरंभ हो गया। समझ गए, उत्तरी पार्ट किसके कंट्रोल में था, यूएसएसआर, दक्षिणी पार्ट किसके कंट्रोल में था, यूएसए। तो पूरे कोरिया को कब्जा करने के लिए युद्ध आरंभ हो गया, और 38वीं पैरेलल लाइन इन दोनों के बीच में थी। ये वो टाइम था जब भारतीय प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू, वो गुट निरपेक्षता की नीति को संचालित कर रहे थे। और गुट निरपेक्षता की नीति को संचालित करते हुए पंडित नेहरू ने यूएनओ का रुख किया। आप जानते हैं पंडित नेहरू यूएनओ बहुत जाते थे। ठीक है, तो पंडित नेहरू कहाँ चले गए, यूएनओ चले गए, और यूएनओ ने एक 1953 में एक संघर्ष विराम प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करवाए। ठीक है, लेकिन इस संघर्ष विराम प्रस्ताव के हस्ताक्षर के बाद एक कोरियाई डीमिलिट्रीकृत जोन बना, डीएमजेड। डीएमजेड क्या है, कोरियाई डीमिलिट्रीकृत जोन बना, और ये डीमिलिट्रीकृत जोन जो है वो भी पूरी तरह से संघर्ष विराम नहीं करवा पाया। लास्ट में भारत ने अपनी भूमिका निभानी शुरू करी। प्रधानमंत्री नेहरू जो थे उन्होंने अपने एक खास, जिसको कह सकते हैं सिपह सालार थे, कृष्णा मेनन, उन कृष्णा मेनन की सहायता से कोरिया के दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश करी, और अंत में उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया ने 27 जुलाई 1953 को एक युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए।
माना जाता है कि पर्दे के पीछे इसकी भूमिका, बहुत ज्यादा भूमिका किसकी थी? भारत की भूमिका थी। और भारत ने इस भूमिका का निर्वहन किया। माना जाता है कि दोनों कोरिया को टेबल पर लाने में योगदान किसका था? पंडित नेहरू का योगदान था, और पंडित नेहरू ने इस भूमिका का प्रॉपर योगदान किया। इसका एक और कारण था, क्योंकि भारत एक तटस्थ देश था। अगर अमेरिका मध्यस्थता करता तो उत्तरी कोरिया को चलता क्या? नहीं ना। अगर यूएसएसआर मध्यस्थता करता तो दक्षिणी कोरिया को नहीं चलता। और उस समय अधिकांश देश गुटों में बटे हुए थे। राजनीति विज्ञान वालों को ध्यान आ रहा है कुछ ही बात? ठीक है, याद आ रहा है पूनम? सबसे पहला टॉपिक यही शुरू किया था। ठीक, तो अधिकांश देश किस में बटे हुए थे? गुटों में। गुटों का मतलब ग्रुप्स में बटे हुए थे। अगर वो देश गुटों में बटे रहेंगे, ग्रुप्स में बटे रहेंगे, तो वो कभी भी किसी दूसरे गुट को मीडिएटरशिप करने देंगे क्या? नहीं ना। और इंडिया कौन सा था? गुट निरपेक्ष राष्ट्र था, तटस्थ था। तो पंडित नेहरू बड़े मेच्योर सीजन पॉलिटिशियन भी थे, इसलिए पंडित नेहरू की बात को लोगों ने एग्री भी किया, माना भी। और माना गया कि जो कृष्ण मेनन, जो पंडित नेहरू के खास व्यक्ति थे, उनकी मध्यस्थता से काम हुआ। तो भारत का बड़ा योगदान माना जाता है। अब जो करंट में खबर है वो क्यों चर्चा में है? वो चर्चा में इसलिए है क्योंकि G20 का जो प्रेसिडेंसी वर्ष 2023 में किसके पास है? भारत के पास है। और G20 के प्रेसिडेंसी वर्षों में भारत इस बात को याद कर रहा है, मतलब इस बात की मेमोरी है कि उसने कोरिया युद्ध विराम करवाया था। कब हुआ था? 1953 में। तो कौन सी भी वर्षगांठ हो गई? वर्षगांठ कौन सी हो गई 2023 में? 1953 से लेकर 2023 तक कितनी यात्रा तय हो गई? 70 या 60? जोड़ो जोड़ो से 2020 तक कितने हो गए? ये वो 70वीं वर्षगांठ है जो कि कोरिया युद्ध की है 2023 में। ठीक है, सीसैट पढ़ लिया ना आप लोगों ने? ठीक है, तो ये 70वीं वर्षगांठ है जो कि कोरिया युद्ध की है। अब भारत के दोनों कोरिया से कैसे संबंध है, ये भी आपको पता ही होना चाहिए। भारत के दोनों कोरिया से ऐसे संबंध है कि उत्तरी कोरिया एक साम्यवादी देश है। अभी भी उत्तरी कोरिया क्या है? एक साम्यवादी देश है। इनफैक्ट साम्यवाद के कई अवशेष बचे हैं, तो वो देश ही कौन सा है? उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया की साम्यवादी प्रवृत्तियां जो है वो बड़ी खतरनाक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उत्तरी कोरिया के साथ में कोई खास राजनयिक संबंध इत्यादि नहीं है। लेकिन दक्षिण कोरिया एक पूंजीवादी राष्ट्र है, और इसीलिए दक्षिण कोरिया के साथ भारत सरकार के अच्छे संबंध है। भारत के ज्यादातर संबंध किसके साथ में है? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया भारत की जो दक्षिण की ओर देखो नीति का भी एक प्रमुख पार्ट है। ठीक है, हम कहते हैं कि लुक वेस्ट से हम किस पे गए? लुक ईस्ट, और हम देखने लग गए लुक वेस्ट, लुक साउथ। साउथ कॉर्पोरेशन के अंदर भी हम साउथ कोरिया को देखते हैं। तो भारत ये चाहता है कि दक्षिण कोरिया हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का भी एक पार्ट बने। एक्ट ईस्ट के अंदर हम किन क्षेत्रों का विकास करते हैं? हमारे पूर्वोत्तर के क्षेत्रों का। और पूर्वोत्तर के क्षेत्र का विकास करने का एक आधार है कि आसियान राष्ट्रों का डेवलपमेंट किया जाए, आसियान राष्ट्रों के साथ बेहतर संबंध बनाए जाए। इसके लिए एक और महत्वपूर्ण आयाम है कि हम जापान के साथ अपने संबंधों को और बेहतर करें। जापान भी ईस्ट में है ना भारत के, और दक्षिण कोरिया का अगर आप मैप देखोगे तो वो भी हमारे ईस्ट के अंदर है। अब अगर आप देखें तो कोविड-19 के बाद पूरी दुनिया ने एक तरह से कोलैबोरेशन की तरफ हाथ बढ़ाया है। ठीक है, पूरा वर्ल्ड कोविड-19 की स्थिति के बाद में कोलैबोरेशन कर रहा है। उत्तरी कोरिया की जहां तक बात है कि उसने क्या हो गया, मक्खी का है, जहां तक उत्तरी कोरिया की बात है उसने तो कोविड-19 में भी ज्यादा कोऑपरेशन नहीं किया। तो इंडिया का झुकाव अभी किसी की तरफ है? वो है दक्षिण कोरिया की तरफ। लेकिन भारत ये भी कह सकता है कि अगर उत्तरी कोरिया अपनी प्रवृत्तियों को बदले, किम जोंग का नाम सुना होगा ना आपने, नॉर्थ कोरिया, तो GTV नहीं देखते हो क्या आप लोग? जी न्यूज़ देखा करो, उसमें किम जोंग के बारे में बहुत क्लासिफाइड जानकारियां हैं। जितनी किम जोंग को खुद को नहीं पता उतनी जानकारियां है। किम जोंग को खुद को देखकर लगता होगा कि इतनी बातें तो मुझे मेरे पापा ने बताई नहीं। ठीक है, जो उसके थे एक और थे किम येल, ऐसा कुछ नाम था उसके फादर का। उसकी डेथ के बाद में ये राजशाही टाइप की बन गई है, उसमें आ गया। तो किम जोंग जो है, किम जोंग जूनियर और किम जोंग सीनियर, ये दो नाम थे। तो ये किम जोंग जो है वो नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर है।
इसकी प्रवृत्तियां ऐसी है कि ये दुनिया के लिए बड़ा खतरनाक देश है। हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, और माना जाता है कि पाकिस्तान ने मिसाइल टेक्नोलॉजी किससे ली है? उत्तरी कोरिया से, और बदले में इनडायरेक्टली गलत तरीकों से पाकिस्तान को, इसको नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर दी है ना। कादिर खान, पाकिस्तान के न्यूक्लियर एक्सपर्ट, जो भारत में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का दर्जा है ना, ऐसे ही पाकिस्तान के मिसाइल मैन माने जाते हैं डॉक्टर कादिर खान, भी उनकी डेथ हो गई है और उनको नज़रबंद करना पड़ गया था। क्या देश है बताओ। हमारे यहाँ पे डॉक्टर कलाम को प्रेसिडेंट बनाया गया, राष्ट्रपति बनाया गया। डॉक्टर अब्दुल कादिर खान के लिए इतने अच्छे सबूत अमेरिका ने पाकिस्तान सरकार के सामने रख दिए थे कि भैया इस आदमी ने नॉर्थ कोरिया को परमाणु टेक्निक दी है, ठीक है ना। तो पाकिस्तान सरकार ने अपनी फेस ऑफ करने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए उनको मुकदमा तो नहीं चलाया उन पे, लेकिन परमानेंट नज़रबंद कर दिया, यानी कि एक तरह से उनका जीवन खराब कर दिया। और उसी नज़रबंदी में उनकी डेथ हुई। डॉक्टर अब्दुल कादिर खान नाम कुछ ऐसा था उनका, क्योंकि उन्होंने मिसाइल टेक्नोलॉजी लेने के लिए क्या एक्सपोर्ट कर दिया था? न्यूक्लियर। पाकिस्तान के डिक्टेटर थे जनरल परवेज मुशर्रफ, उनकी भी डेथ हुई है इन दिनों। मुशर्रफ ने ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि मैंने कादिर खान को बुलाकर पूछा कि क्या ये एलिगेशंस लग रहे हैं वो सही है। कुछ कहने से पहले कादिर खान घुटनों पर बैठ गया। समझ रहे हो ना क्या देश है वो। मिसाइल मैन हमारे यहाँ पे डॉक्टर कलाम को हमने प्रेसिडेंट बनाया, समझ गए, और उनके यहाँ पे कादिर खान घुटनों पर बैठ गया। और मुझे भी लगने लगा कि अब उससे ज़्यादा कुछ बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने कहा कि आप हाउस अरेस्ट रहेंगे, बाकी चीज़ें मैं संभाल लूँगा। ऐसा उनकी ऑटोबायोग्राफी में लिखा हुआ है, जनरल मुशर्रफ की ऑटोबायोग्राफी में। तो ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच का डिस्प्यूट, और इंडिया का फिलहाल इंडिया क्या पूरे दुनिया के डिप्लोमेटिक संबंध है ही नहीं नॉर्थ कोरिया से। लोग घूमने जाते हैं नॉर्थ कोरिया तो केवल प्योंगयांग तक का वीज़ा देते हैं। प्योंगयांग कैपिटल है वहाँ की, इससे आगे का वीज़ा ही नहीं देते। हाँ, वो एक क्लोज्ड इकोनॉमी है, वो आगे घुसने भी नहीं देते, वो देखना भी नहीं, मतलब। और कुल मिलाकर क्या सीन होगा, मान लो हम चाहते हैं कि हमारे इंटीरियर पार्ट्स तक टूरिस्ट जाएं, देखें, इकोनॉमी का डेवलपमेंट करें। वो लोग कहते हैं प्योंगयांग देख लिया, ऐसा ही है सब कुछ, अब क्या देखना जाओगे आगे? ठीक है, यही है, यही घर होते, यही मकान होते, यही लोग होते, ऐसे लोग मिलेंगे आपको, क्या देखने जाओगे वहाँ? कुछ नहीं है एक्स्ट्रा। कुछ और भी नियम है नॉर्थ कोरिया के अंदर। पहला नियम है कि बाल कटाने की भी एक पैटर्न है, सरकार के द्वारा तय किए गए, उन्हीं पैटर्न्स के अंदर बाल कट सकती है, अदरवाइज नहीं। अगर आपने कोई नया तरीका अपना लिया तो हाँ, नहीं, टूरिस्ट को आप घबराओ मत, आपके जो सुंदर केश है उन पर कोई डिस्टरबेंस नहीं आएगा, आप ऐसे ही जाना, ठीक है। दूसरा, वहाँ पे सरकारी टेलीविज़न है, टेलीविज़न के कोई दूसरे चैनल नहीं है, सरकारी टेलीविज़न है। और उन सरकारी टेलीविज़नों की खासियत ये है कि आपको न्यूज़ रोज़ सुननी है, और इतनी ज़ोर से आवाज़ से सुननी है कि गली में घूमती हुई पुलिस की आवाज़ आए। अगर आप कहते हो ना मैंने न्यूज़ सुनी, कहाँ सुनी, इतनी तेज होनी चाहिए कि हमें हमारे तक आवाज़ आए। खतरनाक टाइप का देश है भाई, ठीक है, डिक्टेटर है। और ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का कॉन्सेप्ट है। तो खबर क्या थी इसके अंदर? G20 देशों की मेजबानी करते हुए भारत जो है 70वीं वर्षगांठ को याद कर रहा है, और पूरा का पूरा नॉर्थ कोरिया का, साउथ कोरिया का हमने वो देख लिया। इसलिए अपनी जो है जी, नहीं, अभी नहीं। देखिए, डिफरेंट टाइप की ग्रुपिज्म हो रहा है, लेकिन इन ग्रुपिज्म के अंदर देखते हैं रिलीवेंसी क्या है। और बहुत सारे अब तो कॉमन कंट्रीज है, अब इन ग्रुप्स की उतनी खास वैल्यू नहीं रह गई। एक था वर्साई पैक्ट और एक था नेटो, तब तो वैल्यू थी, दोनों वैचारिक दृष्टि से अलग अलग थे। अब तो कोई इनकी वैल्यू नहीं है, तो वैचारिक दृष्टि से अलग अलग नहीं है। आप लोगों का IR नहीं हुआ था क्या? नहीं, उनका कब से एडमिशन लिया था जी? नहीं, मतलब क्या चल रहा था उस समय? IR कितनों का नहीं हुआ था यहाँ? कितनों का नहीं हुआ था, हाथ खड़े करना वो लोग। तो बस इन दोनों का हो रखा है, तो उनको तो पता ही नहीं किसकी बात हो रही है। वो तो कह रहा है आधा इकोनॉमी हुआ है सर, और ये क्या नाम इसका, अभी जो चले आपके साइंस टेक एंड हिस्ट्री। अच्छा, तो आपका काफ़ी IR, मतलब अगस्त के एडमिशन हो आप लोग? अगस्त अक्टूबर, तो फिर आपका ज्योग्राफी भी नहीं हुआ है।
अच्छा वो अभी गौरव सर आए थे। वो जब ब्रेक देखे हुआ इकोनॉमी क्लास को, क्यों उसमें तो क्लासेस लगी खूब यार। एक चलो कोई बात नहीं, आईआर पर बात थी अपनी, ठीक है, वो बात भी यहां से निकली थी, ठीक है, चलिए जी।